नमस्कार क्लास, मैं संजय बंसल। आज हम इस वीडियो में बीटीसी की मैथ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बीटीसी की पूरी मैथ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज समझाऊंगा और बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, जिससे किसी को भी समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर क्या है। 3 अंकों की संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना। मासा और लासा ज्ञात करने से पहले हमें कुछ और टॉपिकों को समझना होगा। जैसे पहला टॉपिक है अपवर्तक। इंग्लिश में से कहते हैं फैक्टर। अपवर्तक क्या होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 12। अब मैं ये देखूंगा कि 12 मेरा किस किस नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। तो मैंने देखा 12 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 12 2 से हो जाएगा, 12 3 से हो जाएगा, 12 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर मिले 1 2 3 4 6 और 12। तो ये नंबरों से 12 हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इन्हीं नंबरों को हम अपवर्तक कहते हैं, किसके? 12 के। तो हम यह लिख लेंगे 2 3 4 6 और 12 संख्या बारह के अपवर्तक होंगे। तो 1 2 3 4 6 और 12 संख्या 12 के अपवर्तक होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिया 121। तो 121 किससे डिवाइड हो जाएगा? पूर्णतः 1 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा और 121 से होगा। तो 1 11 और 121 से 121 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो होंगे अपवर्तक होंगे संख्या 121 की। 1 11 और 121 अपवर्तक होंगे किसके? संख्या 121 के। अब हम कुछ नोट करके समझते हैं। नोट नंबर 1, एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। नोट नंबर 2, संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है।
होता है। तो ये मैंने कुछ नोट लिखे। नोट नंबर 1, एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। हम जब भी इसके अपवर्तक निकालेंगे तो एक जरूर आएगा हर एक संख्या में। दूसरा, संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। तो मैंने 12 के निकाले तो 12 थी, और 121 के निकाले 121 भी अपवर्तकों में शामिल है। तीसरा, संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। तो हमें मालूम है कि जितने भी नंबर है इससे ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। तो जब भी हम इसके अपवर्तक निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8 इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ये सीमित संख्या होती है। संख्याओं का प्रत्येक अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है। तो जितने भी अपवर्तक निकाले हमने, तो 121 से या तो छोटे हैं या बराबर हैं। तो ये नोट, जब आप नोट्स बनाए तो उस पर नोट करें ताकि हमें अच्छी याद रहे। और ये कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। समावर्तक, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 15 और 15 के अपवर्तक निकालता हूं, तो मैंने देखा 15 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से नहीं हुआ 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं हुआ 5 से हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 किसी से भी नहीं हुआ, लेकिन 15 से हो जाएगा। एक और संख्या 18 लेते हैं, इसके अपवर्तक निकालते हैं। तो इसमें देखा कि ये 1 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से है, 3 से है, 4, 5 से नहीं है, 6 से है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किसी से भी नहीं होगी, अब 18 से होगी। एक और संख्या लेते हैं 21। 21 को हम देखते हैं, तो इसका अपवर्तक 1 हुआ, 2 से विभाजित नहीं हुआ, ये 3 हुआ, 4, 5 से 6 से विभाजित नहीं हुआ, 7 से हुआ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 किसी से भी नहीं हुआ, ये 21 से होगा। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें ओवेनिस्ट क्या है। इसमें ओवेनिस्ट क्या है कि इसमें एक तो 1 आ रहा है ओवेनिस्ट, 3 भी तीनों में है, 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा। तो ये 1 और 3 जो ओवेनिस्ट है, इसी को ही हम कहेंगे समावर्तक। एक और 3 क्या कहलाएंगे हमारे? समावर्तक। अब इसके बाद आती है हमारा अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं
जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो वो एक से पूर्णतः विभाजित होती है या अपने आप से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 2 या तो एक से पूर्णतः विभाजित होगी या 2 से होगी। 3 या तो एक से होगी या 3 से होगी। 5 या तो एक से होगी या 5 से होगी। तो वह संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक हों, है ना, या वो एक से और अपने आप से पूर्णतः विभाजित हो, तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि एक को भी अभाज्य संख्या बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक से विभाजित होगी तो दूसरी किससे होगी, और हमारी अभाज्य संख्या में केवल दो, ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब इसमें एक ही फैक्टर है तो ये अभाज्य संख्या में नहीं है। हमारी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी 2 होती है, जो इवन है, केवल और केवल एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या होती है, वो है 2। इसके बाद आपको कितनी भी अभाज्य संख्या मिलती चली जाए, लेकिन सम संख्या नहीं मिलेगी। सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। ये हमसे कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। एक से 100 तक के बीच में हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लिख के देखना है इस बात को। अब आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से तो डिवाइड हुई अपने आप से तो डिवाइड हुई, लेकिन वो इसके अलावा भी किसी और फैक्टर से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने 8 लिया, अब 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस 8 के 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे तो वो भाज्य संख्याओं में आ जाएगा। हमारी भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 होती है। 4 के बाद 5 नहीं होगी, 6 होगी, 7 नहीं होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी और ऐसे ही आगे मिलती चली जाएगी। तो हमसे पूछे कोई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो 4 होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी एक देखो, अब 1 इसमें भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है और यहां तो हमें 2 से ज्यादा चाहिए। तो 1 के बारे में यह है कि 1 ना तो अभाज्य में आता है और ना ही भाज्य में आता है, ठीक। चलो अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे सपोज करो हमने कोई नंबर लिया
24। और हमसे कह दिया है भाई इसके प्राइम फैक्टर करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो हम कैसे निकालते हैं? टू से शुरुआत करते हैं, 12 डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे डिवाइजर है, सारे अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। इस बारे हम यहाँ 1 से नहीं करते, क्योंकि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। हम 2 से शुरुआत करते हैं, फिर 12 किससे हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, 6 किससे हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, 3 किससे होगा, 3 से होगा। तो यहाँ जो 24 के अभाज्य फैक्टर आए, अभाज्य गुणनखंड आए, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमसे कह दिया जाए कि 200 के अभाज्य गुणनखंड करो या बताओ। तो हमने ऐसे ही करेंगे, 200 ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा। तो 200 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो जिसके ऊपर हमारे सम पूछा जा चुका है कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 25 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, यही आ रहा है। तो कभी कभी कह देता है कि भाई एक संख्या के प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, तो वो संख्या बताओ, ठीक है। वो हमसे क्या कहता है कि एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, कुछ भी दे सकता है, 3 और 7 दे दे, है ना। तो हमसे पूछ लेगा संख्या बताओ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड का मल्टीप्लाई, अभाज्य गुणनखंडों का मल्टीप्लाई हमारी क्या बनेगा, संख्या बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना 10, तो हमारी जो संख्या होगी वो 10 होगी। ये हमसे पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। आगे देखते हैं। तो यहां मैंने आपके लिए 5 सवाल लिखे हैं। पहला सवाल है संख्या 136 के अपवर्तक ज्ञात करो। दूसरा सवाल है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तीसरा सवाल है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 5, 3 व 7 हो तो वह संख्या बताओ। चौथा है x, y, z के समापवर्तक लिखो। पांचवा है x³ y² व x² y² के कोई 2 अपवर्तक लिखो। आप इसे करें और करके मुझे कमेंट करें कि सर हो गए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसे अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक। अब हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF या मासपा, है ना, ये होता क्या है और हम इसे किन किन विधियों से निकालते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा पिछले एग्जाम्पल में, हमने जैसे 12 लिया था, 14 ले लो, 15 ले लो,
18 लो। तो 12 के अपवर्तक निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 6 और 12 एक 2 6 12 3 4 12 और 4 3 12 6 3 12 12 1 12। ऐसे 14 से 14 के निकालो। 1 2 फिर आएगा 7 और फिर आएगा 14। ऐसे ही 18 के निकालो। 1 2 3 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं होगा, 18। तो ये क्या है हमारे अपवर्तक। ये सभी क्या थे? अपवर्तक थे। ये पढ़ चुके हैं हम। अब हम इसमें देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन से हैं या उभयनिष्ठ समापवर्तक। तो समापवर्तक भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो अपवर्तक जो तीनों में हो उन्हें समापवर्तक कहते हैं। तो यहां हमने देखा 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 3 तीनों में नहीं है, 4 तीनों में नहीं है, 6 नहीं है और 12 भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 तीनों में है। तो हम इसे उभयनिष्ठ समापवर्तक कहेंगे। अब इस उभयनिष्ठ समापवर्तक में सबसे बड़ा कौन सा है? यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कौन सा है? तो हमने देखा 2 है। तो ये 2 ही 12 14 18 का मासा होगा। मासा होगा। इसी बारे हम कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, या वह बड़ी से बड़ी संख्या वह संख्या जिससे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। ठीक है। अब मासा निकालने की विधि होती है, एक तो भाग विधि है और दूसरी गुणनखंड विधि। तो उसे देखते हैं हम, वो क्या है। पहले लेते हैं भाग विधि। भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना सबसे अच्छी विधि है, इजी है। और मैं भी इसे सलाह देता हूं, क्योंकि एग्जाम पे हमें मासा निकालने को आता है तो ये नहीं लिखा आता है कि भाग विधि द्वारा निकालो या गुणनखंड विधि द्वारा निकालो। तो हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी विधि ये है, मैं सभी को सलाह देता हूं कि भाग विधि पर अपना कंट्रोल कर लो। इसमें गलती होने के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल और समझते हैं। तीन 388 536 708 का मासा ज्ञात करो।
तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 388, फिर उससे बड़ी कौन सी है 536, फिर उससे बड़ी कौन सी है 708। तो हम सबसे छोटी वाली संख्या ले लेते हैं 388 और इससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं 536। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। माइनस करो, 8, 12, 4, 1। हमारा जो शेषफल बचा है यहाँ पे 148 बचा। अब इससे शेषफल को हम भाजक बना देंगे और 388 को भाज्य बना देंगे, यानी इसे डिवाइजर बनाएंगे और 388 को डिविडेंड बना देंगे। फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। दो 92 आ गया। अब इस 92 को फिर डिवाइजर बनाओ और 148 को डिविडेंड बनाओ। वन टाइम्स ही आएगा 6, 5। फिर 156 को बनाओ डिवाइजर और 92 को डिविडेंड, फिर 1 बार जाएगा। फिर 36 को बनाओ डिवाइजर और 56 को बनाओ डिविडेंड, फिर 1 बार जाएगा। फिर इस 20 को फिर डिवाइजर बनाओ और 36 को डिविडेंड, 1 बार जाएगा। फिर 16 को बनाओ और 20 को डिविडेंड, 1 बार जाएगा। फिर 4 डिवाइजर बनेगा और 16 डिविडेंड। ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहां देखते हैं कि हमारा जो भाजक था वो क्या था। जैसे यहाँ 4 है, अगर हमें 2 संख्या दी होती 388 और 536 तो यही हमारा मासा होता, लेकिन यहाँ 3 संख्या है 708 और है, तो अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में जो हमारा डिवाइजर बचा था वो 4 बचा था। अब इस 4 से हम तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं जो 708 है। ये 708 जो हमारे 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। इस हमारे जो 4 है मासा होगा 388, 536 और 708 का। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम तीसरी संख्या को विभाजित करते हैं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलता है, तो हम पहले वाले प्रोसेस की तरह कि भाई रिमाइंडर नहीं बचा है तो जो रिमाइंडर बच रहा है तो उससे फिर इसे डिवाइजर बना के डिविडेंड बना के भाग करो, फिर जो बच रहा है रिमाइंडर फिर करो। तो जो पहला प्रोसेस हमने करा था वही प्रोसेस पूरा इसमें भी करना पड़ेगा जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। यहाँ हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, वहीं हम डिवाइजर को देखेंगे, अपने भाजक को देखेंगे क्या आ रहा है, वही भाजक हमारा मासा होगा। ठीक, अब हम दूसरी विधि देखते हैं मासा निकालने की, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है 180 व 192 का मासा ज्ञात करो। तो हम
अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे वैसे इसके गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 180 के निकालते हैं, 2 से शुरू करेंगे 90 आएगा, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से। तो यहाँ 180 के जो गुणनखंड आए हमारे पास वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन्हें पावर के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 5 की पावर 1। ऐसे हम 192 के करते हैं। 2 से डिवाइड करा 96 96, फिर 2 से करा 48, फिर 2 से करा 24, फिर 2 से करा 12, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा। तो यहां पे जो 192 के फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ 2 कितनी बार आया? 6 टाइम्स आया, तो इसकी पावर हो गई 6। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया, तो इसकी पावर हो गई 1। अब हम देखते हैं कि हमारे इन दोनों में कौन सा फैक्टर हमारा कॉमन है। तो हमने देखा 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 तो है ही नहीं इसमें नहीं है। तो हम छोटी पावर का, जिसकी पावर छोटी होगी, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, तो छोटी पावर किसकी है? 2 की पावर 2, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे। इधर 3 में देखो कि यहाँ पावर है 3 की पावर 2 और यहाँ पावर है 3 की पावर 1, तो छोटी कौन सी है? 3 की पावर 1, छोटी लेंगे। इससे खोल के मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा जो मासा निकलेगा वो कितना निकलेगा? 12। ठीक है, तो ये हमने सीखी गुणनखंड विधि, जिससे हम मासा निकालते हैं। इससे पहले वाली थी भागफल विधि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे।